राष्ट्र ही को नाम बहुत अच्छा है संस्कार जी। उनको दोबारा राष्ट्रपति बनाने की मुहिम चलाए उनकी पार्टी के लोग। वो बनने जा रहे थे, ओथ लेने जा रहे थे, शपथ लेने जा रहे थे। आपने पूछा कारपोरेट के दबाव में या सरकार के दबाव में या न्यूज रूम के दबाव में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले पत्रकारिता के उन विद्यार्थियों वाह खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। जैसा कि ये तो सबको ही विदित है कि कुछ दिन पूर्व ही हमने एक नई शुरुआत की। जी हाँ, आप सही सुने, हमने एक नई शुरुआत की। वो ये, अब आपका अपना राष्ट्रीय को लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में भी आपके साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी कड़ी में नया शो ला रहे हैं जिसका नाम है प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर के एपिसोड 2 में आज हमारे साथ मौजूद हैं आज समाचार पत्र के स्थानीय व्यवस्थापक एवं संपादक अखिलेश चंद्र सर। तो सर, स्वागत है आपका राष्ट्रीय को पर। राष्ट्र ही को नाम बहुत अच्छा है संस्कार जी, और आपने मुझको यह गौरव प्रदान किया कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके आपके श्रोताओं को और सम्मानित जनों को एक संदेश दूं जिसमें राष्ट्र निहित कर्तव्य और समाचार पत्रों की भूमिका से संबंधित और जुड़े सवाल का मैं उत्तर दूंगा आपको। आप प्रश्न करें, मैं कोशिश करूंगा। हमने 4 भागों में प्रश्नों को अपने डिवाइड किया है। जी, युवा पत्रकारों को सलाह, सोशल मीडिया का प्रभाव एवं न्यूज की स्वतंत्रता और भविष्य की पत्रकारिता। ऐसे में हमारा पहला विषय है युवा पत्रकारों को सलाह, और उसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि आज की पत्रकारिता में एक युवा रिपोर्टर के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है? ग्राउंड रिपोर्टिंग, रिसर्च या डिजिटल उपस्थिति? सबसे पहले मैं युवा पीढ़ी के लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा कि हमें आज़ादी कितने मुश्किल से मिली। 47 में आपको इस बात का भान है। तो आज़ादी के बाद हमने उस आज़ादी को कैसे संजो करके रखा है, इसको भी आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक उसी प्रकार पत्रकारिता जगत में जो युवा पीढ़ी है जो आ रही है, उसको ये एक संदेश जरूर फॉलो करना चाहिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र स्वच्छंदता का नहीं है। इसमें लिबर्टी है, लेकिन वो डिसिप्लिन है। मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, चितियापट। तो उसी प्रकार पत्रकारिता में भी एक ही सिक्के की 2 पहलू हैं। पहली तो आजादी और दूसरी अनुशासनबद्धता। मतलब अनुशासनबद्ध होकर के जब हम पत्रकारिता करेंगे तो निश्चित रूप से उसका स्वरूप निखरा हुआ होगा। तो ये युवाओं को संदेश देना चाहिए कि पत्रकार हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप स्वच्छंद हो गए, आप विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी बोल देंगे। नहीं, नेवर। आपको डिसिप्लिन्ड, अनुशासनात्मक ढांचे में बंधा हुआ होना होगा। और दूसरा है कि कौन सा डिजिटल है या आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग है। देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग में सबसे बड़ा खूबसूरती ये है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें निश्चित रूप से श्रोताओं का विश्वास जम जाता है कि जो हो रहा है वो साक्षात रूप से हम देख रहे हैं और वो बेटर है भविष्य में। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग का को फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देता हूं। और डिजिटल एज है, डिजिटल मोदी जी का भी आह्वान है, हर चीज को डिजिटलाइज होना चाहिए। और एआई का एप्लीकेशन धड़ल्ले से हो रहा है, आप सब भी करते ही होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए। तो ये युवा जो है मोबाइल चलाने में बड़े तीव्र होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और निश्चित रूप से उनको अगर डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो क्वेरी करके जो समाचारों का संकलन करते हैं, वो अपने ढंग से एआई वगैरह को टच करते हुए वो बेटर परफॉर्म कर देते हैं। बट यद्यपि उसका सत्य भाषी और ईमानदारी से भरा हुआ होना जरूरी है। जैसा कि पत्रकार में 3 पहलू ऐसे होते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आपका जो है अनुशासन।
ये तीनों से आबद्ध होकर के अगर पत्रकार रिपोर्टिंग करेगा तो निश्चित रूप से उसका समाचार जगत में उसका नाम भी होगा और उसकी रिपोर्टिंग पर भरोसा भी। पर सर मेरा प्रश्न इसमें ये भी था कि रिसर्च जरूरी है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं पत्रकार ग्राउंड पर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और उसको जब डिजिटल उपस्थिति यानी अपनी रिपोर्टिंग को जब डिजिटल वे में सबके लिए खोल देते हैं, मतलब अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं आलोचनाकर्ता जो होते हैं वो तरह तरह की आलोचना करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी सरकार की बड़ाई कर दी जाए तो विपक्ष के लोग उनकी आलोचना करेंगे, और वहीं विपक्ष में बैठे लोगों की बड़ाई कर दी जाए तो सत्ता पक्ष के लोग आलोचना करेंगे। तो ऐसे में क्या रिसर्च बेस बहुत जरूरी है क्या? निश्चित रूप से शोधात्मक तो होना ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार जो है वह सरकार की स्वतंत्र निगरानी करने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सरकार की निगरानी स्वतंत्र रूप से पत्रकार ही करता है। आप देखिए जितने पत्रकार निर्विवाद रूप से अपनी लेखनी को धार दिए किसी सरकार के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष होकर के, उनकी धार मुखर है। एक उदाहरण देता हूं मैं, खुशवंत सिंह साहब थे हिंदुस्तान में रिपोर्टर, और उन्होंने बोला था कि जब वो घटना घटी थी, इस्लाम पर टिप्पणी की कार्टूनिस्ट ने बना दिया था कई ऐसे आयाम के कार्टून, तो उन्होंने लिखा था, एक एडिटोरियल हिंदुस्तान में छपा था, बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार। मतलब आप इस्लाम के बारे में टिप्पणी कर लीजिए, खुदा के बारे में कुछ बोल दीजिए, लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में इस समुदाय के लोग कभी भी आपका आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसको लेकर के तो उन्होंने लिखा, तो ये जो है अनुशासनबद्धता का एक प्रमाण है, बा खुदा दीवाना बा शोभा मोहम्मद होशियार। तो आपका तो अखबार हर कम्युनिटी में है ना, उस वो उर्दू भाषी लोगों के भी हाथ में जा रहा है, हिंदी भाषी लोगों के भी हाथ में जा रहा है। आप जिस अखबार को विजिट करने आए हैं, सिंस 1920 हमारा सर्वाइवल है, 1920 से सर्वाइवल है, 106वां साल चल रहा है। हमारे जैसे 3-4 पीढ़ी के मैनेजर इसमें खप गए होंगे। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये चीजें ध्यान में रखी जाए तो अच्छा प्रोसेस होगा। सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, ये सब इसके तत्व हैं, एलिमेंट्स। सर कई बार हम लोग देखते हैं कि जो आजकल के युवा पत्रकार बन रहे हैं, वो लोग अगर उनकी कोई वीडियो वायरल हो जाए तो वो बहुत प्रसन्नचित होते हैं। तो ऐसे में मेरा प्रश्न ये है, वायरल होने और सही होने में कैसे संतुलन बनाए रखा जाए? देखिए सोशल मीडिया की भूमिका अच्छी भी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में 400 एकड़ वन विभाग, वहां पर जंगल है, और उस जंगल को हैदराबाद का लंग्स कहते हैं। मतलब इतने बहुतायत में पेड़ पौधे हैं जिसका ऑक्सीजन ही हैदराबाद को जिंदा रखता है, लंग्स ऑफ द हैदराबाद। वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में 400 एकड़ खेत था। वहां की स्थानीय सरकार ने रातों रात एक निर्णय लिया कि एक हम सरकारी ऐसा भवन बनाएंगे जिसमें 400 रोजगार सृजित होंगे, और उन 400 रोजगार सृजित करने के लिए उन रोजगारों को, ये जंगल को हमें साफ करना होगा। अंदर ही अंदर सरकारी प्रशासन महकमे में बात हो गई, रातों रात, चूंकि वो ईद का समय चल रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बहुत सारे लोग गए हुए थे छुट्टियों में अपने घर। तो वो लड़के थे नहीं, वो लड़के होते तो प्रोटेस्ट करते कि क्यों ये जंगल काटा जा रहा है, ये तो लंग्स है हैदराबाद का। तो वो लड़के बाहर गए हुए थे, लिहाजा जब वो जंगल की कटान होने लगी तो सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, उसने फोटो वीडियो ये सब बनाना, रातों रात बनाना शुरू कर दिया, और उसमें बाकायदा सोशल मीडिया ने दिखाया कि जब जंगल कटे तो जो बायोडायवर्सिटी है ना, बहुत सारे जीव जंतु हैं वहां पर, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, आपके मोर, चीता, भालू, बंदर, आप यकीन नहीं करेंगे, ये इस तरह से उस कटे हुए स्थान पर आके चित्कार करने लगे, उनके पंख गिर रहे हैं, और कांव कांव मोर अपनी भाषा में चिल्ला रहा है, अपनी आवाज में चिल्ला रहा है, बंदर अपने आवाज में चिल्ला रहा है, जैसे किसी का घर उजड़ जाए तो जो वेदना होती है वो उनके व्यवहार से लक्षित हो रही थी। तो ये सोशल मीडिया ने दिया,
और बात किसी तरह हाईकोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया और इमीडिएट कहा कि इसको एज इट इज यथास्थिति बनाए रखें और कोई कटान नहीं होगी, तो वो रोका गया। तो आप कंक्रीट के भवन बनाने का, रोजगार के सृजन का प्रलोभन दे करके आप अपने जीवन को, पर्यावरण को ही नष्ट कर देंगे, यह तो उपयुक्त नहीं है। तो सोशल मीडिया का ऐसे पहलुओं पर बड़ा अच्छा रोल भी है, बेटर रोल है। आज के लिए जो सर खबरें लिखी जाती हैं, अगर देखा जाए तो वो टीवी के लिए नहीं, मोबाइल के लिए लिखे जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हम ये भी बता रहे हैं। देखिए, आजकल जो है, हमारे यहाँ पहले पत्र पेटिका होती थी, आज भी है पत्र पेटिका, तो उसमें खबरें लिख करके आ जाती थी, पढ़ जाती थी। उसके आधार पर एडिटर्स उसको संक्षिप्त कर देते थे, सर अखबार के स्वरूप के आधार पर डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, बॉक्स, स्टोरी, इस तरह से उसको सजाते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब हमको भी इससे सुविधा है, जो हमारे करस्पॉन्डेंट हैं वो मोबाइल पर ही लिख करके खबरों को भेज देते हैं। लेकिन चूंकि हमारे रिपोर्टर्स इतने दिनों से जुड़े हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरह से संक्षेप में हमको भेजना है कि सारी गूढ़ बातें उसमें आ जाए, जिससे कि अखबार में हमारी खबर को स्थान मिल जाए। एक उसकी भी लोकप्रियता होती है कि उसके स्थान की खबर, कुशीनगर देवरिया पेज है तो वहां की खबरें वहां के करस्पॉन्डेंट्स के द्वारा हमने छाप दिया। इसी प्रकार महाराजगंज है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, तमाम करस्पॉन्डेंट ये अनुशासित हैं, इनको मालूम है कि समाचार का स्वरूप किस तरह से निर्धारित होता है, तो वो लिमिटेड बढ़ा चढ़ा के नहीं, ऐसे ही भेजेंगे कि टू दी पॉइंट घटनाक्रम आ जाए। इवेंट्स को प्रमुखता देते हुए अनाप शनाप चीजें न लिखें। तो इवेंट्स की प्रमुखता होती है और अखबार का मतलब ही इवेंट्स है। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि आज के समय में जो फेक न्यूज वायरल होते हैं, जी, उसमें भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही हाथ है। तो इसको रोकने का कोई ऐसा तरीका जो आप लोगों को सजेस्ट करें? आत्मसंयम और निष्ठा, अपनी आत्मनिष्ठा, यही दो चीज है। आपको स्वयं आत्मनिष्ठ और आत्मसंयमित होना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्या, हम कहाँ से जानेंगे कि आप क्या स्टोरी बना रहे हैं, आप कहाँ से बने। आप वायरल होने के लिए और आश्चर्य लोगों के अंदर पैदा करने के लिए आप कुछ लिखते हैं, और पब्लिक मानसिकता तो बहुत भोली भाली है। आपने देखा ऐसी बात है, तो आप उसको अगले को भी अपने जानने वाले को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया में वायरल न्यूज फट गया। तो इसी को वायरल न्यूज कहते हैं कि वो एक से दूसरे, दूसरे से चौथे और सैकड़ों लोगों के बीच में चली गई। तो आत्मनिष्ठा आपकी और आत्म रूप से संयमित होना स्वयं आपकी, इसी काबिलियत पर सोशल मीडिया में फेक न्यूज पर रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल। सर मेरा अगला विषय ये है कि न्यूज की स्वतंत्रता, और इससे जुड़ा हुआ भी मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि आज के दौर में न्यूज की स्वतंत्रता जो सबसे ज्यादा किस जगह पर दबाव में है, सरकार, कारपोरेट या खुद न्यूज रूम में? आपने पूछा कारपोरेट के दबाव में या सरकार के दबाव में या खुद न्यूज रूम के दबाव में कोई खबर बनती है, या इसमें देखिए तीनों का तालमेल बड़ा जरूरी है। अगर सरकार आपकी किसी पार्टी की है तो उससे हमको लाभ भी तो है। अखबार के डीएवीपी रेट, आरएनआई रेट, जो जिससे हमारे सरकारी विज्ञापनों से हमारी आय होती है। हम सरकार की खामखा खिलाफत तो बात छापेंगे नहीं। हम सरकार को संतुलित करते हुए जो वास्तविक न्यूज है उसको देंगे, लेकिन उनकी कमियां भी हम अखबार में देंगे कि उससे उस सरकार की इस योजना से इतना डेटा देते हुए कि इस योजना से इतना लाभ हुआ, इतनी हानि हुई। और इसी प्रकार कारपोरेट का है, तो कारपोरेट पर का भी ये दबाव होता है कि जहां से आपको विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट वगैरह मिलते हैं, उनकी खबरें अगर आती है तो उनको प्रमुखता से छापिए। और मान लीजिए आपने एक गीता वस्त्र विभाग या एस्प्रा ज्वेलरीज का विज्ञापन लाखों का छापा है, और उनके मालिक अगर किसी उसमें जो है सामाजिक समाचार में अगर कोई उनका योगदान है, कोई प्याऊ लगवाया या किसी के लिए जाड़े में लकड़ी गिरवाया, तो उनको भी प्रमोट कीजिए, ताकि उनको समाज में आवे कि हम विज्ञापन ही नहीं, जो हम सोशल वर्क करते हैं उसको भी ये अखबार प्रमुखता से स्थान देता है। तो इसमें कारपोरेट से ये निर्देश होता है कि ऐसे लोगों को भी आप प्रमोट कीजिए। और रह गई न्यूज रूम की बात, तो ये 11th आवर्स में तय होता है
कि कौन कौन सी खबरें को हम कैसे लेंगे कि पूरा पेज में हमारी खबर चारों आयाम से हर तरफ से आ जाए, तो कैसे एडिट किया जाए। एक नियम था पहले कि 75% अखबारों में न्यूज हो और 25% एडवर्टीजमेंट हो। वो दौर खत्म हो गया। अब 75% एडवर्टीजमेंट है और 25% न्यूज है। क्या विज्ञापन एड्स के चलते खबरों की तीव्रता कम हो गई है अखबारों में? 24 घंटे में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, देश विदेश की हो या क्षेत्रीय हो या राष्ट्र के स्तर की हो या प्रादेशिक हो, उन खबरों को, उन इवेंट्स को जानकारी देना दर्शकों को, यही मीडिया का रोल है। और खबरों की तीव्रता विज्ञापन से कम हो गई हो ऐसा नहीं है। खबरें अपने ढंग से होती हैं। अगर घटनाएं घटी हैं तो चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक घटना हो, राजनीतिक पहल हो या दुर्घटना टाइप का हो, तो वो इवेंट्स में आ गया। और वो सारे इवेंट्स 24 घंटे में कलेक्ट करके, देखिए सेक्शनलाइज्ड है सब पेजेस, सेक्शन वाइज है। अर्थ व्यापार का अलग है, देश विदेश अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, इंटरनेशनल अलग अलग है, और प्रांतीय में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पेजेस अलग हैं। तो इतने पेजेस छापने के बाद भी मैं नहीं समझता हूं कि कोई समाचार की तीव्रता विज्ञापन को प्रभावित करते हैं। बड़े अखबार तो एक्स्ट्रा पेजेस दे के अपने विज्ञापन को ले लेते हैं, कोई उसके लिए रूल क्राइटेरिया नहीं है। अगर विज्ञापन दिवाली, दशहरा, होली में ज्यादा उनके पास आया तो उन्होंने अलग से 4 पन्ने का टुकड़ा छाप करके उसमें समाचारों को भी संजो लिया और विज्ञापन भी छापे, क्योंकि विज्ञापन तो उनका पेट है, समाचार दिमाग है। तो जब पेट और मस्तिष्क दोनों का संतुलन रखना ही, इसलिए समाचार की तीव्रता का असर विज्ञापन पर नहीं है। वो जितनी खबरें हैं सबको समायोजित कर लेना ही अखबार का स्किल है, संपादकों का स्किल है। जी सर। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो पत्रकार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उनके लिए चुनौतियां क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते वक्त कई बार उनको टारगेट किया जाता है, तो इससे वो कैसे बचें? देखिए, यह क्षेत्र जो है पत्रकारिता का बड़ा उत्साहजनक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रिपोर्टिंग करने जाते थे जो रिपोर्टर्स, वो जान गंवा देते थे, लेकिन वो रुका नहीं वो कार्य। आपको एक चीज और बताऊं मैं कि वो डायना पामर थी जो राजकुमारी ब्रिटेन की, तो फ्रांस में जब वो अपने प्रेमी के साथ जा रही थी कार में, तो पत्रकारों का एक समुदाय पापारेज्जी कहलाता है, पेपरेज्जी। वो पेपरेज्जी का मतलब लाइव फोटोग्राफर जो है कवर कर रहा है समाचार को। अक्सर जो आपके फिल्मी सितारे होते हैं उनके इर्द गिर्द ये लोग मंडराते रहते हैं कवरेज के लिए। तो वो जो है पापारेज्जी चल रहे थे उनके साथ साथ, और उनसे बचने के लिए भाग रही थी इनकी गाड़ी और टनल में जाके एक पोल से टकराई और फ्रांस में ये दुर्घटना घट गई, डायना राजकुमारी का निधन हो गया। तो अति उत्साह पत्रकार का कहाँ किसी के उसमें चला जाता है। अभी कुछ दिनों पहले भी जया बच्चन ने किसी पापारेज्जी को डांटा वटा है, इस तरह की भी खबरें हैं मीडिया में। तो इस तरह के चीजों में भी तो पत्रकार का ही संयम काम आएगा, लेकिन वो क्या करे, अति उत्साह में उसको तो वो देखना है कि वो अपने लवर के साथ जा रही है, राजकुमारी हो करके वो अपने प्रेमी के साथ जा रही है, और पापाराजी उसी को कवर करने के चक्कर में इतना बड़ा दुर्घटना घट जाता है। एक इवेंट ये है। भविष्य में न्यूज पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में हो जाएगा? अगर हाँ, तो फिर टीवी और प्रिंट की भूमिका क्या रहेगी? नगण्य हो जाएगी टीवी। और वो हो रही है, आपको महसूस नहीं हो रहा है कि सब लोग मोबाइल से ही सारा काम कर रहे हैं, और मोबाइल के भी नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए। तो कहाँ टीवी और अखबार पढ़ने का किसके पास टाइम है? कोई टाइम नहीं है। तो फिर इससे कैसे बचा जाए? कैसे बचेंगे आप? घर की गृहिणियां हैं, वो सोशल चैनल्स देखेंगी ही देखेंगी, कलर प्लस देखेंगी और ये सब देखेंगी, उनके लिए टीवी है घर। और जो काम करने वाले आदमी वो अपने अगर ऑफिस के दफ्तर में बहुत ज्यादा होगा तो कोई चुनावी समाचार चल रहा तो उसकी बुलेटिन देख लेंगे। इसके अलावा तो टीवी का और प्रिंट मीडिया का कोई रोल नहीं है। और निश्चित रूप से डिजिटलाइजेशन होने से मोबाइल का ही उपयोग ज्यादा बढ़ा है, और अखबार और चैनल ये सब दिखावे की चीज रह गई है। अखबार में अगर आपने कोई विज्ञापन दिया है तो आप अखबार खोजेंगे,
या आपकी किसी पार्टी का कोई समाचार छपा है जिसमें आप भी हैं, तो आप अखबार खोजेंगे। या कोई स्टूडेंट्स क्रीड़ा प्रतियोगिता में कुछ बच्चों ने भाग लिया, उसमें विजेता हो गए, तो वो उस इंटरेस्ट स्पोर्ट्स का, मैं खुद स्वयं भी अखबार मेरे हाथ में आया तो हम लोग अपने क्रिकेट मैचों के पढ़ने के लिए कि हमारा छपा है कि नहीं, हम अखबार को लेते थे हाथ में। तो इस तरह सर का इसको रोका तो जा सकता है ना, जैसे जिस प्रकार जो चीजें विलुप्त हो रही हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार की जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि कुछ पत्रकारिता जगत में जो शिखर पर बैठे हैं उनको तो कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए ये रोकना बहुत जरूरी है। देखिए टीवी की बात जहां तक है, बहुत सारे लोग आपकी अदालत देखने के लिए आतुर रहते हैं। तो इस तरह के जो साक्षात्कार रूपी या जो घटनाक्रम प्रधान जो उनकी स्टोरी है, इनका आकर्षण टीवी में जब तक रहेगा तब तक टीवी का लाइफ सिक्योर्ड है, उसका सर्वाइवल स्थिर है। लेकिन अगर ये सब चीजें सिर्फ आप न्यूज दिखा रहे हैं और इराक और ईरान और वहां पर कितने धमाके हुए, कैसे क्या कैजुअलिटी हुई, ये देखते देखते आप पक जाएंगे, कितना देखेंगे ये सब चीजें। तो वो जो स्टोरी है वो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करती है। तब तो फिर सर हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले समयों में 10 से 15 साल बाद जो पत्रकार है वो ग्राउंड पर कम और स्क्रीन पे ज्यादा दिखेंगे। लेकिन उनके जो करस्पॉन्डेंट है वो तो ग्राउंड पर हैं, उन करस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट्स के आधार पर ही तो वो स्क्रीन में बना रहे हैं। सपोज कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट 1 घंटे का शो है, तो उसमें बहुत सारे उनके ग्राउंड पर वर्कर जो हैं, जो जो उनके फोटोग्राफर और रिपोर्टर्स हैं, वही तो आधार है उनका। फंडामेंटली तो वो उन्हीं से स्पॉन्सर्ड है। सर मेरा अगला और लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि सीमित संसाधनों में भी पत्रकार कैसे अच्छी पत्रकारिता करे। संसाधनों की बात, तो पत्रकार का एक पैशन है। पहले आप पत्रकार को कह सकते थे कि वो एक उसका मिशन होता है, जैसे आजादी के समय में मिशन था पत्रकारिता। लेकिन आज का पत्रकार तो अपने पैशन से है। पैशन इज एनर्जी, फील द पावर दैट कम्स फोकसिंग ऑन व्हाट एक्साइट्स यू। आपको क्या एक्साइट करता है? वाटरगेट स्कैंडल का नाम आपने सुना होगा। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका में। तो वाटरगेट एक स्थान था और रिचर्ड निक्सन दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे थे। उन्होंने इतना वो सब सेट कर लिया था कि उनको दोबारा राष्ट्रपति बनाने की मुहिम चलाए। उनकी पार्टी के लोग वो बनने जा रहे थे, ओथ लेने जा रहे थे, शपथ लेने जा रहे थे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट जो वहां का अखबार है, आज भी आप देखते होंगे वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, वॉशिंगटन पोस्ट के 2 रिपोर्टर्स, वो क्या संसाधन रहे होंगे, उस समय इतनी तकनीक भी हाई फाई नहीं थी, सीमित संसाधनों में ही उन्होंने उस जगह को तय किया, उसको अपने टारगेट में लिया जो वाटरगेट नामक स्थान था, और उसके बेसमेंट में जहां स्लश फंड का लेन देन होता था राजनीतिज्ञों में और व्यवसायियों में, उसको पकड़ करके वो रखे। और उसका उन्होंने जब वो शपथ लेने जा रहे थे तो खुलासा कर दिया कि जो ये राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं उसमें रुपयों का भ्रष्ट तरीके से इतना आदान प्रदान हुआ है। और जब ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी तो निक्सन का वो रुक गया कार्यक्रम, उन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई उनके पास ग्राउंड नहीं। ये पत्रकारिता का ऐसा उदाहरण है जिस पर फिल्म बन गई। उस फिल्म का नाम था ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। मैं अपने युवा समय में बड़ा उत्साहित रहता था, तो मैं पिक्चर देखता था इंग्लिश वाली। अब वो 7 डायमेंशन की पिक्चर थी और बनारस में मैं पढ़ता था उस समय बीएचयू में, मैंने देखी थी उस पिक्चर को। ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन मतलब वो जितने सब हैं सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो इनको राष्ट्रपति बना रहे हैं, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो चाहे वो राजनीतिक वर्ग हो, और वो बनते बनते रह गए उनको। तो ये एक उदाहरण है पत्रकारिता जगत में ऐसा। पैशन अगर है तो क्या सरकार, क्या कोई भी नहीं चल सकता पत्रकारों के आगे। इसीलिए तो कहते हैं पत्रकारिता जो है समाज की धुरी है। कितना बड़ा उद्देश्य है पत्रकारिता का। आजादी आपने पत्रकारिता, लोग तोपों के सामने टांग करके उड़ा दिए गए लेकिन छूटा नहीं ना पत्रकारिता की। इसी आज अखबार में संपादकीय पृष्ठ का अग्रलेख, क्योंकि लोग सर्वाइवल में विश्वास रखते थे कि हमको सर्वाइव करना है, इसलिए ऐसा छापो कि अंग्रेज भड़के ना। तो तमाम लोगों को तो उन्होंने फांसी दे दी। बहादुर शाह जफर के नाती वो अखबार निकालते थे, उनको खत्म कर दिया, तमाम लोगों को खत्म कर दिया। आज पर भी
कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपने एडिटोरियल में जो श्री होता है, जिसको संपादकीय का अग्रलेख कहा जाता है, थॉट, अखबार का थॉट इसमें आता है, ये तो ये देना ही बंद कर दिया उन्होंने उस काल में, छापते ही नहीं थे, ब्लैंक रहता था। और उन्होंने ये कहा कि जिस देश में युवा लोग जेलों में ठूसे जा रहे हों, क्रांति भड़की हुई हो, वहां के लोग गुलाम हैं, लेकिन फिर भी विजयादशमी का उल्लास है उनके हृदय में, तो इन लोगों के बारे में हम न छाप के वहां ब्लैंक रखेंगे, ताकि सरकार को हमारी नीति पता लगे कि हम आपका खिलाफ नहीं और न ही कोई गुणगान करना पसंद करेंगे। तो इस तरह से पत्रकारिता को सरवाइव करने में बहुत पसीना बहाना पड़ा है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता कभी मिशन थी अच्छे उद्देश्यों को लेकर के, कभी प्रोफेशन हुई नौकरी वाली, जो आपने बात किया। अगर आपकी, मेरी माँ कहती थी हिल्ला रोजी बहाने मौत, अगर हिल्ला नहीं लगाओगे तो रोजी नहीं होगी, और रोजी में जब आ गया आदमी और देखा कि अरे इसका मिशन तो बड़ा ऊंचा है और वो आदर्श आप अपने को ढाल नहीं पाए, तब कैसे आप पत्रकारिता करेंगे? तो उसमें तालमेल रखना पड़ेगा, आपको अपने को भी जिंदा रखना है। हिल्ला रोजी और बहाने मौत, मौत तो कभी भी आ जाएगी, चाहे ग्राउंड में वर्क करते हुए आए। एक अभिनव नाम का एक हमारे यहाँ फोटोग्राफर था, वो बड़ा उत्साही युवक था, वो कहीं भी कुछ भी होता तो जा करके कूद जाता था, फोटो लेके आता था। एक इसी तरह के चपड़े में फंस गया, दो प्रतिद्वंदी पार्टियों का एक मामला था, वो आपस में लड़ भिड़ रहे थे, वो वहां जाके फोटो खींच लिया। अब उसके बाद उसको पकड़ लिया, दूसरे पक्ष ने उसको इतना मारा कि ऑफिस में फोन आया कि अरे वो अभिनव तो करा रहा है उस गांधी गली में, और उसको लाद करके अखबार ले जाइए। दौड़े भागे हम लोग उसको अखबार में। आज भी अभिनव है, आज जागरण में है, पहले हमारे यहाँ था, कई अखबार उसने बनी, आज भी अभिनव है, लेकिन उसने अपना पैशन नहीं छोड़ा। आज भी उसी तरह से वो हर जगह दिखाई देगा, अगर सड़क पर कोई गड्ढा है तो वहां पर अपना वो लगा के बोर्ड, उसकी फोटो खींच रहा मिल जाएगा। तो ऐसे भी पत्रकार हैं, ऐसे भी फोटोग्राफर हैं जो अपने उत्साह की बदौलत है कायम, और निर्भीकता को भी संदेश देते हैं। निर्भीकता को भी संदेश देते हैं कि पत्रकार निर्भीक रहता है। मैंने कहा ना कि अगर पत्रकार निर्भीक है तभी वह सच्चे अर्थों में शासन की स्वतंत्र निगरानी कर सकता है। और मैंने जैसे पत्रकारों के लिए बताया कि अनुशासनबद्धता स्वतंत्रता के इर्द गिर्द है, उसी प्रकार सरकार स्वयं अनुशासित है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी की नजर है उसकी अनुशासनबद्धता पर, वो पत्रकारिता का क्षेत्र है। इसलिए ये प्रोफेशन है, ये कभी खत्म नहीं होगा, लोग उभरे होंगे। और ये तो नारद जी स्वयं ही तीनों लोकों में विचरण करते थे, इनकी खबर उनके तक, उनकी खबर उन तक, तो अच्छे बुरे का भेदभाव पता लग जाता, खंगाल लिए जाते थे। वही काम अखबार भी करता है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपने जो जो जानकारियां हम तक प्रेषित की है वो आने वाले भावी पत्रकारों को बहुत काम आएगा। पर मैंने एक बात लास्ट में जोड़ा था, वो ये कि मेरा लास्ट प्रश्न है, इसके साथ ही साथ मैं एक और वाक्य जोड़ता हूँ, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आशीर्वचनों से भी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले पत्रकारिता के उन विद्यार्थियों को भी अपने आशीर्वचनों से संचित करें। तो इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कुछ ऐसा संदेश, प्यारा संदेश जो उनके जीवन में काम आ सके। पत्रकारों के लिए मेरा संदेश तो यही है, वो कविता है ना, पुष्प की चाह जिस पथ पर जाएं वीर सेनानी, उस पथ पर मुझे देना फेंक, मुझे मतलब किसी सुंदरी के पेड़ी में गूंथा जाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा नहीं है। मेरी अभिलाषा तो जो वीर गति को प्राप्त हो रहे, नित्य सीमा की सुरक्षा में जो नौजवान, आप जो सुबह दोपहर शाम कर रहे हैं, दोनों टाइम का भोजन कर रहे हैं, रात चैन से सो रहे हैं, किसकी बदौलत? सीमाएं सुरक्षित है तभी तो, सरकार वहां पर बजट में इतना खर्च कर रही तभी तो अगर आप पत्रकारिता करके भीतर की चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं और सजग रहने की एक प्रेरणा दे रहे हैं, तो आपको उन वीर सिपाहियों का भी ध्यान रहना चाहिए बराबर कि हाँ वो है सीमा पर तैनात, ग्लेशियर्स पर और दुर्गम स्थलों पर, तब हम यहाँ जी खा रहे हैं। तो कम से कम इस भावना को कभी खत्म ना होने दें, हमेशा उसको जीवित रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। राष्ट्र का यही तो विको हो सकता है कि वो लड़का गया
कि उसके गुल्लक में दूध समा नहीं पा रहा है, माँ मैं मेरे पास तो न गाय है न बकरी है, मैं कहाँ से दूध दूंगा। तो उसने कहा जा गोपाल से मांग ले। वो वन में जाते हैं और वन में जाके गोपाल गोपाल चिल्लाते हैं, तो अब वापस आती गोपाल गोपाल आवाज। इको इसी को तो शायद कहते हैं, प्रतिध्वनि को। तो वो प्रतिध्वनि जो है तभी है जब हम राष्ट्र के प्रति हमारा जो निहित कर्तव्य है, वो पंच प्रण है ना मोदी जी का, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन पंच प्रण में कितनी बढ़िया विरासत को संजोने की बात है। और विविधता पूर्ण अपनी संस्कृति है, लेकिन उसमें एकता की बात करते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र नेता किसी भी पार्टी से हो, अगर वो अच्छी बात करता है तो उसको अनुग्रह करना आवश्यक है। तो एडिटिंग करते समय इसका ध्यान रखिएगा, ताकि दर्शकों को एक स्वच्छ चीज सामने परोसी जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और दर्शकों आपसे एक आग्रह वो ये कि ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्रजी को। धन्यवाद। मेरा भी आप लोगों को नमस्कार है। आप लोगों ध्यान पूर्वक अगर इन बातों को ग्रहण कीजिएगा तो हो सकता है आपके भी जीवन में कुछ चीजें उतर आवे आपके व्यवहार में। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कार के लिए।